जरा सोचिए, अगर आप अपने देश के लिए अपनी जान खतरे में डाल दें और फिर आपको पता चले कि आपके अपने देश ने आपको धोखा दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? कहानी की शुरुआत जापान के एक आइलैंड में मौजूद एक जेल से होती है, जहां सभी कैदी बॉक्सिंग कंपटीशन के मजे ले रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उसे मार गिराओ, उसे मार गिराओ, उसे जिंदा मत छोड़ना। जहां एक बहुत बड़े और ताकतवर आदमी के सामने एंडी नाम का एक कैदी था। मजे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सभी कैदी अपनी पसंद के फाइटर पर बोली लगा रहे थे और दूसरे कैदी का कद काठी देखते हुए ज्यादातर लोग अपना पैसा उसी पर लगा रहे थे और उनकी उम्मीदों पर खड़े होते हुए उस कैदी ने मैच शुरू होते ही एंडी को पीटना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक से सही मौका मिलते ही एंडी ने उस कैदी को एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया। पर तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर पर पड़ी और वो भी सभी कैदियों के साथ जेल के गेट पर आ गया, जहां जेल वार्डन के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। और उस आदमी को देखते ही वार्डन ने अपना परिचय देते हुए उस आदमी का जेल में स्वागत किया। पर उस आदमी को वार्डन की किसी फालतू बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिसके बाद वार्डन ने उससे पूछा कि क्या वह खतरनाक संगठन पेंड्रा का सदस्य हबू है। जिस पर उस आदमी ने जैसे ही हामी भरी, तो एक गार्ड ने तुरंत ही उसे एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हें ना वार्डन से तमीज से बात करनी होगी और यहाँ पर तुम्हारा कोई भी जादू काम करने वाला नहीं। ठीक है। पर हबू को उसकी बात पर यकीन नहीं था और वह खुद इस चीज को टेस्ट करना चाहता था। लेकिन तभी सभी गार्ड्स ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी। हैंड्स अप। पर तभी एंडी ने गार्ड्स को यह कहते हुए रोक दिया कि वो सिर्फ एक बच्चा है और इसीलिए उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सुनते ही हबू मुस्कुराया और उसने एंडी के पास आकर उससे उसका नाम पूछा। पर जैसे ही एंडी ने जवाब दिया, तो एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया और फिर उसकी यह हरकत हबू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने जादू से हेलीकॉप्टर को हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जेल के चारों तरफ एंटीएस पर मशीन लगी हुई थी। लेकिन हबू का कहना था कि वो मशीन अच्छी तो थी, पर उसे रोकने के लिए काफी नहीं। इसके बाद एंडी और हबू को सीधा ले जाकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया, जहां बैठकर एंडी यह सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे आइसोलेशन सेल में डाल दिया गया था। पर तभी हबू ने उससे पूछा कि आखिर तुमने गार्ड्स को क्यों रोका था। जिस पर एंडी ने जवाब दिया कि वह सभी एस्पर से नफरत जरूर करता है, पर उसे यह भी पसंद नहीं था कि कोई उन्हें जबरदस्ती परेशान करे। जिस पर हबू ने उससे पूछा कि क्या तुम भी एक एस्पर हो। जवाब में एंडी ने उसे बताया कि असल में वह आधा इंसान और आधा एस्पर है, पर बदकिस्मती से वह अब एक ऐसी जेल में था जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग सका। लेकिन तभी हबू ने कहा कि एक आदमी तो इस जेल से भागने में कामयाब रहा था, उसका क्या। पर तभी एंडी ने उसे जवाब दिया कि असल में वह आदमी बीमारी के बहाने से अस्पताल गया था और बस वहीं से भागने में कामयाब रहा। साथ ही उसने हबू से पूछा कि क्या वह सच में पेंडर्स का हिस्सा है। जिस पर हबू ने उसे बताया, मैं पेंडर्स का कोई आम सदस्य नहीं बल्कि लीडर हूँ। लीडर। यह सुनकर एंडी ने कहा कि वह भी जेल से निकलने के बाद पेंडर्स का हिस्सा बनना चाहेगा। अब यह सुनते ही हबू ने उससे उसका नाम और अपना वादा अच्छे से याद रखने को कहा, क्योंकि वह ज्यादा दिन तक इस जेल में रुकने वाला नहीं था। उधर जेल वार्डन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि हबू एंटी एस्पर मशीन्स के बावजूद भी जादू का इस्तेमाल कर पा रहा था और इसीलिए उसने से हबू को खत्म करने को कहा, जाओ और उसे खत्म कर दो। अगले दिन जब सभी कैदी खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए, तो एंडी और हबू एक साथ ही थे। और जैसे ही एंडी के बाद हबू के खाना लेने की बारी आई, तो गार्ड्स ने उसके खाने में जहर मिला दिया और यह देखने के बावजूद भी हब्बू ने वो खाना चुपचाप ले लिया। जिसके बाद वो एंडी के सामने जाकर बैठ गया और फिर उसने अपना खाना एंडी को दे दिया। अब इधर एंडी ने भी बिना कुछ सोचे समझे वो खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई दोस्त ने ऑफर किया था ना। लंच के बाद एक बार फिर सभी कैदी बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार थे और इस बार ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा एंडी पर लगाया था, क्योंकि पिछले मैच में वो जीता था ना। अब उस वक्त हबू भी वहीं पर मौजूद था। पर मैच शुरू होते ही एंडी को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो पूरी लड़ाई में अपने हाथ पैर हिला तक नहीं पा रहा था, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी मैच हार गया। और मैच के बाद हब्बू ने उसके पास आकर सबसे पहले उससे तो माफी मांगी, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। और फिर इसके बाद उसने एंडी को खाने में मिले जहर के बारे में सब कुछ बता दिया। और उसका कहना यह था कि यह सब उसने एंडी को जल्दी ही बाहर ले जाने के लिए किया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही देर बाद गार्ड्स एंडी को इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में ले गए और जब उसकी दोबारा आंख खुली,
तो उसने देखा कि हब्बू उसके पास ही खड़ा हुआ था और कमरे में मौजूद सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे। पर तभी हब्बू अचानक वहां से जाने लगा और जब एंडी ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि जेल से निकलने से पहले उसे एक जरूरी काम खत्म करना है, जिसके बाद एंटी भी उसके साथ जाने लगा। पर उस कमरे से बाहर निकलते ही एंडी को एहसास हुआ कि वो लोग एक अस्पताल में नहीं बल्कि एक लैब में थे और तभी उन्हें एक गार्ड की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही एंडी ने उस गार्ड पर हमला करके उसका हथियार उससे छीन लिया। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते एक कमरे में पहुंच गए, जहां पहुंचते ही हब्बू ने एंडी के हाथ से बंदूक छीनकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और फिर उनके सामने ग्लास क्यूब में बंद एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जिसने हब्बू को वहां देखते ही लीडर के तौर पर संबोधित किया। लीडर उसी वक्त वार्डन भी वहां पर पहुंच गया और वह तुरंत समझ गया कि हाया अब्बू ने अपनी साथी को बचाने के लिए यह सारा प्लान बनाया था। पर अब वार्डन का कहना था कि अब उनमें से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाने वाला। और फिर तभी उसने एक बहुत बड़े राक्षस को वहां पर बुला लिया, जो असल में एक एस्पर ही था, पर उसके दिमाग पर वार्डन का काबू था। हब्बू ने उस राक्षस पर अपनी शक्तियों से हमला करने की कोशिश तो करी, पर उस राक्षस ने बड़ी ही आसानी से उस हमले को ब्लॉक करके तुरंत ही हब्बू पर वापस हमला कर दिया। अब इधर हब्बू और वह राक्षस आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी एंडी ने सीढ़ियों पर चढ़कर राक्षस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए उस राक्षस ने एंडी के ऊपर भी हमला किया, जिसे एंडी ने बड़ी ही आसानी से रोक दिया। और यह देखकर हब्बू काफी हैरान था। और तभी हब्बू ने अपने गले पर लगे चिन्ह को घुमाकर अपनी सारी शक्तियां एक्टिवेट कर दी, जिसके बाद वो उस राक्षस के सभी हमलों को रोकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। और फिर वह एक ही झटके में उस राक्षस और सारी जगह को तबाह करके उस बच्ची और एंडी को साथ लेकर बाहर आ गया, जहां उसने अपने उस गले पर लगे चिन्ह को दोबारा से डीएक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद उसने एक खाली जगह पर जाकर हवा में नॉक किया और उसके कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा जहाज उनके सामने आ गया, जिसमें हब्बू के बाकी साथी भी मौजूद थे। और उन्हीं में से मजाई नाम के एक आदमी ने जहाज को नीचे उतारकर हब्बू को लीडर के तौर पर संबोधित किया। जेल के बाकी कैदी भी वहां पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। और तभी हब्बू ने उन्हें बताया कि पेंड्रा ऑर्गेनाइजेशन ने उस जगह की मिलिट्री को हरा दिया है, जिसके चलते अब वहां के सभी कैदी आजाद हैं। इसके बाद हब्बू एंडी के पास आया और उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। वह जानता था कि एंडी की असली शक्तियां क्या हैं और अब वह चाहता था कि एंडी आने वाले मिशंस में उसकी मदद करे। एंडी को उसका वादा एक बार फिर याद दिलाने के बाद आखिरकार एंडी भी उनके साथ जहाज पर चढ़ गया और फिर उनका सफर शुरू हो गया। इधर रास्ते में मजई पूरे वक्त हब्बू के साथ था और उसे सिर्फ यह चिंता सता रही थी कि क्या हब्बू ने एंडी पर भरोसा करके ठीक किया है। उधर जहाज के लोअर डेक में एंडी अकेला बैठा हुआ था और तभी उसने अचानक अपनी आंख की मदद से एक पोर्टल खोला, जिसमें एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ था, जिसे एंडी ने इंस्पेक्टर के तौर पर संबोधित करते हुए बताया कि वो आखिरकार पेंड्रा ऑर्गेनाइजेशन में घुस चुका है। अब अगले कुछ दिनों में एंडी जहाज में सभी लोगों के साथ घुलने मिलने लग गया था कि तभी एक दिन हब्बू ने सभी को बुलाकर एंडी को इंट्रोड्यूस करवाया। दोस्तों, ये है एंडी। सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसने अपने एक साथी हैमस्टर को एंडी पर अपनी शक्तियों से हमला करने को कहा, जिसे एंडी ने आसानी से रोक दिया। जिस पर मजई ने बताया कि एंडी की असली शक्ति यह है कि वह आने वाले किसी भी हमले की ताकत को खत्म कर सकता है। इसके बाद हबू ने उस छोटी बच्ची उजरी को एंडी का दिमाग पढ़ने के लिए कहा, पर वह चाहकर भी ऐसा ना कर पाई। जिस पर हबू ने उन्हें बताया कि एंडी की यही शक्तियां आने वाले दिनों में उनकी मदद करेगी। फिर मीटिंग के बाद एंडी और मजई एक साथ कॉरिडोर से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें कई सारे बच्चे दिखे। और जब एंडी ने इस बारे में मजई से पूछा तो उसने बताया कि असल में यह सभी बच्चे एस्पर थे, जिनके माता पिता ने उन्हें एस्पर होने की वजह से छोड़ दिया था और अब यह पेंड्रा की जिम्मेदारी है। साथ ही उसने एंडी को कहा कि अब वह अपनी मर्जी से टाइम पास कर सकता है और जरूरत पड़ने पर वो लोग उसे बुला लेंगे। यह सुनकर एंडी को ऐसा लग रहा था कि शायद वह इस जहाज पर फंस चुका है और तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि पंडा का ही एक मेंबर फुई था, जिसके पास आवाज हेरफेर करने की शक्ति थी। इधर फुगाई पूरे दिन एंडी से जहाज की सफाई करवाता था और रात को मौका मिलते ही एंडी अपनी सारी रिपोर्ट इंस्पेक्टर तक पहुंचा देता था। उधर खाना खाते वक्त मजई ने हबू से कहा कि वह चाहकर भी एंडी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उसे एंडी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली थी और ना ही वह लोग उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। जिस पर हबू ने बताया कि वो लोग अगले मिशन में एंडी को साथ ले जाने वाले हैं, जो उनके लिए असली परीक्षा होगी। अगले दिन वह सभी लोग एक शहर में पहुंचे जहां एंडी ने देखा कि सभी चीजों पर पेंड्रा का लोगो लगा हुआ था और उसके मुताबिक ये बहुत ही खतरनाक चीज थी। पर तभी मम्मी जी ने उसे बताया कि असल में शहर की जनता उन्हें काफी पसंद करती है, इसलिए उन्हें उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन तभी एंडी की नजर मजई पर पड़ी, जो हथियारों से भरे बक्सों के पास खड़ा हुआ था और उसमें एक बहुत मशहूर चोरी हुई पेंटिंग भी मौजूद थी। लेकिन तभी हब्बू ने उसे बताया कि आज वो लोग इन्हीं सब चीजों का सौदा करने वाले हैं। इसके बाद वो लोग सारा सामान लेकर एक बोट में वहां से निकल गए। पर रास्ते में अचानक मजई ने घर में बैठे एक आदमी पर हमला कर दिया, जो उनकी खबर पुलिस को दे रहा था। उसी शाम सारी टीम एक साथ इकट्ठी हुई और थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मजाई अभी तक वापस नहीं आया और इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल गए। रास्ते में एंडी ने देखा कि उसके साथी सामने वाले सभी लोगों को मार रहे थे और यह चीज कोई भी आम इंसान नहीं देख पा रहा था। लेकिन एंडी को लग रहा था कि शायद यह सब फुगाई की आवाज की हेरफेर की वजह से हो रहा था और एंडी के लिए यह सब कुछ बहुत ही अजीब था। उधर हबू को मीटिंग का टाइम और जगह के बारे में जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद वह सभी लोग मीटिंग के लिए पहुंच गए। अब हबू तो उस आदमी से मिलने के लिए चला गया, जो कि एक एस्पर होने के साथ साथ उसका काफी पुराना दोस्त और आर्मी का साथी भी था। वहीं एंडी पास की ही बिल्डिंग से उस आदमी पर स्नाइपर से निशाना लगाकर हबू के इशारे का इंतजार कर रहा था और वह यह चीज अच्छे से जानता था कि उसे अभी भी पंडा का पूरा भरोसा जीतना बाकी है और इसीलिए उसे आज किसी भी हालत में उस आदमी पर गोली चलानी ही पड़ेगी। और जब उसने अपनी आस पास नजर घुमाई तो उसने देखा कि फुगाई और मोमीचो भी प्लान के मुताबिक वहीं पर खड़े हुए थे। उधर मीटिंग के दौरान उस आदमी ने हबू की तारीफ करते हुए कहा कि वो इतने सालों में जरा सा भी बूढ़ा नहीं हुआ और उस आदमी के मुताबिक वो लोग 50 साल बाद मिल रहे थे, पर हबू अभी भी ठीक वैसा ही दिखता था। अब यह सुनकर एंडी तुरंत समझ गया था कि हबू खुद को जवान रखने के लिए अपने जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और एंडी को यह सब कुछ अपनी रिसर्च की वजह से पता था। इधर अब वो यह भी जान गया था कि हब्बू एक वक्त में जापानीज आर्मी में था। उसी वक्त हब्बू ने गोली चलाने का इशारा कर दिया, पर इधर एंडी के हाथ कांप रहे थे। वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि वह निशाना ही नहीं लगा पाया और उसी वक्त अचानक कमरे में मौजूद सभी लोगों ने हब्बू पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। पर अगले ही मिनट वो सभी लोग जमीन पर गिर गए, जैसे लाशें बीच गई हों। और जैसे ही एंडी ने अपनी गर्दन घुमाई तो हब्बू और मजई उसके सामने खड़े हुए थे। अब इधर हबू का कहना था कि जानता है कि एंडी चाहकर भी गोली नहीं चला पाया और यह कहते हुए उसने एंडी को एक खास नेकलेस दिया जिसमें पेंड्रा का लोगो बना हुआ था। इसके बाद हबू उन दोनों को वापस उस कमरे में ले गया जहां मजाई ने उस आदमी का सर अलग कर दिया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो तो असली शरीर ही नहीं था और उसमें अंदर सिर्फ तारे भरी हुई थी। तारे ये देखते ही हबू अचानक शीशे के पास गया और उसने कहा कि वो जानता है कि असली शरीर उस बिल्डिंग में है और साथ ही उसने उस आदमी को कहा कि फौज में वो दोनों सेम रैंक पर सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वह पहले मरा था और उसके मत्थे पर बना वह गोली का निशान उसके बलिदान का निशान है। अब भले वह दोनों दोस्त रहे या ना रहे, लेकिन अब उसे मजबूरन उसे खत्म करना ही होगा। अब यह सुनते ही सामने वाली बिल्डिंग में बैठे उस आदमी ने अपनी शक्ति से उन लोगों पर हमला कर दिया, पर हबू ने तुरंत ही अपने चिन्ह को घुमाकर उसके हमले को रोक दिया, जिसके बाद उसने एक ही झटके में उस आदमी को खत्म कर दिया और फिर अपने चिन्ह को बंद करके वो सभी लोग वहां से निकल गए। अगले दिन न्यूज में चारों तरफ इसी धमाके की खबर थी और इसमें सभी लोग एस्पर्स की गलती बता रहे थे, जिस पर ब्रिटेन की रानी सोफी ने सबके सामने यह ऐलान किया कि वो एस्पर्स की वजह से हुए नुकसान की पूरी भरपाई करने को तैयार है और साथ ही उन्होंने सभी देशों को एक मीटिंग के लिए ब्रिटेन बुलाया, जहां वो लोग इस मुद्दे पर बात करने वाले थे, इसे एस्पर और इंसान के साथ खुशी खुशी रहा जाए। इधर सभी लोग जहाज पर आकर पार्टी कर रहे थे, पर एंडी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह लोग किसी को मारकर पार्टी कैसे कर सकते हैं। तभी हबू उसके पास आया और उसने एक बार फिर से पेंड्रा का हिस्सा बनने के लिए एंडी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उसने एंडी को बताया कि पंडा सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि यह एक परिवार है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और इधर रानी सोफी का सम्मेलन भी शुरू हो गया था,
जिसमें हिस्सा लेने के लिए जापान से भी 2 लोग आए थे। पर कमरे में घुसते ही सकाकी को ऐसा लग रहा था कि वहां पर मौजूद सभी लोग सम्मेलन के नाम पर सिर्फ एक दूसरे से पूछताछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि सभी देश एस्पर्स की बदौलत डिप्लोमेटिक लड़ाई जीतना चाहते थे। जिस पर मीना मतो का कहना था कि रानी सोफी इस चीज को रोकने की कोशिश कर रही है। पर तभी उनकी नजर हब्बू पर पड़ी, जो अपने साथियों के साथ वहां आया हुआ था, और वो दोनों तुरंत ही उससे मिलने के लिए पहुंच गए। उन दोनों को अपने सामने देखते ही हब्बू पहचान गया था कि वो दोनों जापान की बैबल ऑर्गेनाइजेशन से थे। और जब मीना मोतो ने उससे वहां आने की वजह पूछी, तो हबू ने जवाब दिया कि वह यहाँ सभी लोगों की जानकारी लेने आए थे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में उनमें से कोई भी पंडरा के सामने दुश्मन का रूप लेकर खड़ा हो जाए। अपनी बात खत्म करते ही हब्बू ने एक इशारा किया, जिसके तुरंत बाद अचानक कमरे की बिजली गायब हो गई। और जब वापस उजाला हुआ तो एक दीवार पर पंडरा की मौजूदगी का एक निशान बना हुआ था। और यह देखते ही मिनामोटो और साकाकी तुरंत रानी सोफी के डिप्टी के पास गए, और उन्होंने डिप्टी को अपने आईडी कार्ड्स दिखाते हुए सम्मेलन में पेंड्रा की मौजूदगी के बारे में बताया। और साथ ही मीनामोटो ने डिप्टी से किसी भी तरह की हलचल के बारे में पूछा। पर इधर डिप्टी का कहना था कि वह अपने देश के राज किसी भी अनजान आदमी को नहीं बता सकता। जिस पर मीनामोटो ने उन्हें बताया कि वह पहले भी कई बार पंडरा का सामना कर चुके हैं, और साथ ही हब्बू भी उनकी फौज का हिस्सा रह चुका है। अभी डिप्टी के साथ उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक गार्ड ने उन्हें न्यूज में चल रही एक वीडियो दिखाई, जिसमें पंडरा ने एक निशान के जरिए रानी सोफी को किडनैप करने का ऐलान किया, और वह जल्द ही रानी को आजाद करने के लिए अपनी मांगे भी रखने वाले थे। तभी साकाकी एक पेन ड्राइव निकालता है, जो उसने सम्मेलन में हबू से चुराई थी, और उसे उम्मीद थी कि उन्हें इसमें से कोई ना कोई जानकारी तो जरूर मिलेगी। उधर उसी वक्त हबू भी उन्हें देख रहा था, और वो यह जानकर काफी खुश था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद वो अपने बाकी साथियों के पास चला गया, जो उस वक्त रानी सोफी के साथ थे। सोफी को होश आते ही मजई ने उसे बताया कि वो पंडरा की गिरफ्त में है, पर साथ ही उसने यह भी बोला कि हम लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब यह सब सुनकर सोफी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने उसे किडनैप क्यों किया है। जिस पर हब्बू ने उसे जवाब दिया कि उसे यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर उसका यह जानना जरूरी था कि उसकी किडनैपिंग ओजरी के कहने पर हुई है। यह सुनकर सोफी का कहना था कि वो लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं जितना दुनिया उन्हें बताती है। इसलिए सोफी चाहती थी कि वो लोग उसके देश में रहे, जहां वो उन्हें सपोर्ट कर सके, ताकि एक अच्छी और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। सोफी की यह बात सुनकर हबू कुछ पुरानी बातों को याद करने लग गया, और वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उधर उसी वक्त सकाकी ने मीना मतों को बताया कि उसे हबू से मिली पेन ड्राइव में उससे कुछ डॉक्यूमेंट के साथ एक गेम भी मिली है, और उन फाइल्स के मुताबिक कोई अनजान ऑर्गेनाइजेशन रानी सोफी को मारने की प्लानिंग कर रही है। और इसी हमले से रानी को बचाने के लिए हब्बू ने यह किडनैपिंग करी थी। पर सकाकी का मानना था कि शायद उन्हें गेम खत्म करके और ज्यादा जानकारी मिल सकती है, और इसीलिए वह उस गेम को खत्म करने में लग गया। उधर सोफी कमरे में अकेली बैठी हुई थी कि तभी उजरी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। पर जैसे ही वो वहां से बाहर जाने लगी, तो सोफी ने उसे कुछ देर साथ बैठने को कहा। अब ये सुनकर उजरी बहुत ज्यादा खुश हुई, और वो चुपचाप सोफी के साथ बैठ गई। उधर दूसरे कमरे में एंडी जमीन पर कसरत कर रहा था, और वहां हब्बू आराम से किताब पढ़ रहा था कि तभी एंडी ने उससे पूछा कि क्या सच में उजरी ने सोफी को किडनैप करने को कहा है। जिस पर हब्बू ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि असल में उजरी ने सोफी पर होने वाले हमले का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, और उसी हमले से बचने के लिए उजरी ने सोफी की किडनैपिंग की मांग करी। यह बात सुनकर अब एंडी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हब्बू ने सोफी को बचाया क्यों। जिस पर हब्बू ने कहा कि यह उजरी की उससे पहली मांग थी, और वो इसे चाहकर भी नहीं टाल सकता, क्योंकि वो लोग एक परिवार हैं। उसी वक्त दरवाजे पर एक नॉक हुआ, और जब एंडी ने दरवाजा खोला तो उसके सामने सोफी और उजरी खड़े हुए थे। असल में सोफी वहां उजरी के साथ बाहर जाने की इजाजत मांगने आई थी, क्योंकि उजरी ने बातचीत के दौरान उसे बताया था कि वह कभी भी शहर में नहीं घूमी है, और इसीलिए अब सोफी चाहती थी कि वह दोनों बाहर घूमने जाएं। सोफी को जवाब देने से पहले हब्बू ने ओजरी से पूछा कि क्या वो सच में जाना चाहती है। जिस पर ओजरी ने हाँ में जवाब दिया। जिसके बाद हब्बू ने शहर में मौजूद सभी औरतों का हुलिया सोफी में बदल दिया, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। फिर इसी बीच फुज को सोफी पर हमला करने की प्लानिंग कर रही ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया,
जिसके तुरंत बाद हबू ने वहां पहुंचकर उन सभी को खत्म करके उनके दिमाग से सारी जानकारी निकाल ली। इसके बाद उसने एंडी को फोन करके उजरी और सोफी की सलामती के बारे में पूछा, और साथ ही उसने एंडी को बताया कि सोफी पर हमले की प्लानिंग कर रहे ये लोग कोई एस्पर्स नहीं थे, बल्कि आम इंसान ही थे जिन्हें सोफी को मारने की सुपारी मिली थी। पर इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। उधर सकाकी और मीना मतो ने आखिरकार गेम खत्म कर ही दी थी, जिसके बाद उनके सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स खुली। पर इससे पहले कि वो लोग उसे पढ़ पाते, तभी डिप्टी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि यह सब बहुत ही खुफिया सरकारी जानकारी है, इससे मत पढ़ो। लेकिन रिपोर्ट्स पर पड़ी एक झलक और बाकी सभी चीजों को याद करके मीना मतो को एहसास हुआ कि डिप्टी का असिस्टेंट गायब है। और अब वो अच्छे से समझ गया था कि आखिर सोफी को मारने की कोशिश में कौन कौन शामिल है। उधर सोफी और उजरी पूरे दिन बड़े ही आराम से पूरे शहर में घूमे, और शाम को वो लोग एक अनाथ आश्रम में गए जहां सोफी ने बताया कि उसने कई सालों तक इस अनाथालय को सपोर्ट किया है, और इसी आश्रम में एक छोटी सी बच्ची आई जो कि एस्पर थी। पर अचानक एक दिन वो गायब हो गई। इधर सोफी ये जानती थी कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि उजरी ही थी, और यह बात बताते ही सोफी ने उजरी को गले लगा लिया। लेकिन अब वो चाहती थी कि एक दिन उजरी वापस उसके देश में आकर जिए, जहां वह उसकी अच्छे से मदद कर सके, अच्छे से सपोर्ट कर सके। तभी अचानक डिप्टी के असिस्टेंट ने वहां पहुंचकर अपने आदमियों के साथ सोफी को घेर लिया। लेकिन तभी मीना मौतो ने सोफी को असिस्टेंट के इरादों के बारे में सावधान कर दिया, और उसी वक्त असिस्टेंट ने अपनी बंदूक सोफी पर तान कर एक गोली चला दी। लेकिन ऐन वक्त में एंडी ने बीच में कूदकर उसे बचा लिया। असल में असिस्टेंट का मानना था कि इस सब में सोफी की ही गलती थी, क्योंकि उसने एस्पर्स का समर्थन करने के लिए सरकार के बजट में से पैसे निकालकर एस्पर पर खर्च किए थे, जो सिर्फ राक्षस के रूप में थे। पर तभी उजरी ने अपनी शक्ति से अपने आसपास एक गोला बना लिया। लेकिन तभी हबू ने उसे गले लगाकर शांत होने को कहा, और उसने अपनी शक्ति से असिस्टेंट की बंदूक नीचे गिरा दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस हादसे के बाद से सोफी को यह भरोसा हो गया था कि उजरी बिल्कुल सही जगह पर है, जहां पर सभी लोग उसका ध्यान रखते हैं। और इसीलिए उसने युवा को धन्यवाद कहा, जिस पर युवा ने भी हमेशा ओजरी का ध्यान रखने का वादा किया। और साथ ही उसने मीना मतो से माफी भी मांगी, क्योंकि उसने सोफी के हमलावरों को ढूंढने के लिए मीना मतो का इस्तेमाल किया था। बस फिर क्या था, अपनी बात खत्म करते ही हब्बू और उसके साथी वहां से गायब हो गए। इसके बाद 15 के सभी सदस्य अब वापस अपने जहाज पर बैठकर जापान के लिए निकल गए थे। लेकिन मजई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हब्बू ने जापान जाने का फैसला क्यों लिया है। जिस पर हब्बू ने उसे बताया कि वह जानता है कि जापान में सभी लड़कियां अकेली हैं, और वह सिर्फ एक बार एस्पर क्वीन से मिलना चाहता है। उधर बेसमेंट में एंडी हर बार की तरह सभी खबर अपने कमांडर को दे रहा था, जिस दौरान उसने कमांडर को बताया कि वह अभी तक जहाज के सेंटर सेक्शन तक नहीं पहुंच पाया। पर इसके लिए उसके पास एक खास प्लान था, जिस पर उसके कमांडर ने उसे याद दिलाया कि उसका काम सिर्फ जहाज के सेंटर से वो मेन डिवाइस चुराना है, और उसे इस काम के लिए खास चुना गया था। अब उसके पास फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर जापान के मैरीटाइम बॉर्डर पर मौजूद बैबल ऑर्गेनाइजेशन को यह खबर मिल गई कि पंडरा जल्द ही वहां आने वाले हैं, और यह खबर मिलते ही बैबल ने उन्हें पकड़ने की तैयारियां करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद 3 लड़कियों को पंडरा का जहाज तबाह करने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद उन तीनों लड़कियों ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही जहाज पर हमला कर दिया। अब ये देखते ही सभी लोग उन तीनों को रोकने के लिए भागे। पर जैसे ही एंडी आगे बढ़ा, तो उजरी ने उसे कमजोर कहते हुए हैमस्टर संभालने की जिम्मेदारी दे दी। एंडी ने फिर भी उनका पीछा करने की कोशिश करी, पर तब तक बेबल ने पूरे जहाज का सिस्टम अपने काबू में कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने पंडरा के सभी सदस्यों को सरेंडर करने को बोला। और यह देखकर हबू इस बातचीत की जिम्मेदारी मजई के हाथों में सौंपकर खुद उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसे उसने पहले तो रानी के तौर पर संबोधित किया, और फिर उसी से लड़ने लग गया। इधर जहाज पर उन तीनों में से एक लड़की एंडी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एंडी ने अपने लॉकेट को घुमाकर अपनी शक्तियों से उस लड़की को नीचे गिरा दिया। लेकिन इससे पहले कि एंडी कुछ और कर पाता, तभी एक लड़की ने वहां पर आकर एंडी को कैद कर लिया, जिसके बाद वो अपनी शक्ति से एंडी के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करने लगी। पर वो ये देखकर हैरान थी कि उसकी शक्तियों का एंडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी एंडी की नजर उस लड़की के कंधे पर बने बैबल के लोगों पर पड़ी,
और उस लोगों को देखते ही वो ये सब समझ गया था कि वो लड़कियां कोई आम फाइटर नहीं है, बल्कि हाईली ट्रेड फाइटर्स हैं। पर उसकी इन बातों से उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि तब तक उसने हैमस्टर के गले से हबू का लॉकेट निकाल लिया था, जो असल में जहाज के सेंटर तक पहुंचने की चाबी थी। और जैसे ही यह बात एंडी को पता चली तो उसने भी उन लड़कियों के साथ जाने की इच्छा जाहिर करी, जिसके लिए वो लड़कियां भी मान गईं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो एंडी की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके बाद वो दोनों लड़कियां एंडी को एक कवच की तरह इस्तेमाल करते हुए जहाज के कमांड रूम तक पहुंच गए, जहां पहुंचते ही एंडी किसी तरह से उन दोनों से बचते हुए जहाज के मेन रूम तक पहुंच गया। पर इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, अचानक हब्बू भी वहां पर पहुंच गया और उसने एंडी को वापस ऊपर चलने को कहा। उधर ऊपर पूरा जहाज बेबल के कंट्रोल में था और इधर मजई लगातार जहाज के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और इसीलिए हब्बू ने उन लड़कियों के साथ सामने से लड़ने का फैसला किया। पर जैसे ही उसने खुद को टेलीप किया तो एंडी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद वो दोनों बेबल के मेन जहाज पर पहुंच गए, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने साथियों को आजाद करवाया। पर तभी वो तीनों लड़कियां भी वहां पर पहुंच गईं, जिसके बाद हब्बू ने एंडी को जहाज पर कंट्रोल करने को कहा और वह खुद लड़कियों से दो दो हाथ करने में लग गया। उधर जैसे ही एंडी जहाज का कंट्रोल लेने के लिए गया तो उसके सामने बैबल की कमांडर खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में जहाज का कंट्रोलर था। पर जैसे ही एंडी ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो कमांडर ने उसे सीधा समुंदर में गिरा दिया। पर इसके बावजूद भी एंडी ने हार नहीं मानी और उसने किसी तरह से वापस जहाज पर चढ़कर अपनी शक्ति से उस कमांडर को हराकर उस कंट्रोलर को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो जहाज एक बार फिर से पंड्रा के कंट्रोल में आ गया। लेकिन तभी एंडी को पीछे से मीना मतो की आवाज सुनाई दी, जो उस वक्त उस पर बंदूक तान कर खड़ा था। पर यह सुनते ही एंडी ने टूटे हुए कंट्रोलर का टुकड़ा उसकी ओर फेंका, ये ले, और तुरंत ही हबू के साथ वहां से निकल गया। जहाज पर वापस आते ही उन्होंने देखा कि बैबल ने उनके लिए एक और जाल बिछाया हुआ था और वह तीन लड़कियां शक्ति से जहाज को अपनी तरफ खींच रही थीं। अब यह देखते ही हब्बू ने तुरंत ही रानी को एक्टिवेट करने का फैसला कर लिया। और जब एंडी ने इस रानी के बारे में पूछा कि यह रानी कौन है, तो मजई ने उसे बताया कि वो रानी ही इस जहाज की असली मालकिन है और पेंड्रा असल में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एस्पर्स को उनका हक दिलवाने के लिए एक रेवोल्यूशन था। और हब्बू के बाद यह रानी ही इस रेवोल्यूशन की लीडर बनने वाली है। अब हब्बू ने यह सब अपनी शक्तियों की मदद से भविष्य में जाकर देखा है, इसीलिए अब वो रानी को बचाने की कोशिश कर रहा था और वह किसी भी हाल में उसे मारना नहीं चाहता था। उधर हबू जहाज के सामने खड़ा होकर कहता है कि आने वाले समय में यह जहाज ही रानी का असली तख्त बनेगा। पर फिलहाल उनकी रानी बेबल के चंगुल में थी और यह बात कहते ही हबू ने अपने लॉकेट को घुमाकर अपनी शक्ति से रानी के हमलों को रोक दिया। इसके बाद हबू अपनी शक्ति से जहाज को शहर की तरफ ले गया, जहां वो लोग उसकी मरम्मत करने वाले थे। और इसी दौरान टीम के सभी मेंबर्स बाजार से अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए चले गए, जहां एंडी का काम सिर्फ उनका सामान उठाने का था। तभी उजरी एक दुकान में सामान खरीदने के लिए गई और मजई ने एंडी को पीछे जाने को कहा। ध्यान रखना। उसका थोड़ी देर तक ऐसे ही घूमने के बाद वो दोनों एक पार्क के बाहर पहुंचे, जहां उजरी की आंखों की चमक देखकर एंडी ने उसे पार्क के अंदर ले जाने का फैसला किया और वह टिकट खरीदने चला गया। लेकिन इसी दौरान एक आदमी लगातार उस पर नजर रख रहा था। उधर हबू एक डॉक्टर का भेष बदलकर एक अस्पताल में घुस गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने शरीर की जांच करनी थी। उधर जैसे ही एंडी और ओजरी पार्क में घुसने लगे तो एंडी की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर नो एस्पर्स का निशान बना हुआ था। और यह देखते ही एंडी ओजरी का हाथ पकड़कर अपनी शक्ति से उसे अंदर ले गया, जहां पहुंचकर उन दोनों ने मिलकर सभी झूलों का मजा लिया। जिसके बाद वो दोनों एक सर्कस शो देखने के लिए बैठ गए और इसी दौरान एंडी ओजरी को वहां अकेला छोड़कर कुछ पीने के लिए लेने चला गया। पर थोड़ी दूर जाते ही वह उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो उसका पीछा कर रहा था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मीना मतो ही था, जिसने एंडी को अमेरिकन जासूस के तौर पर बुलाया। एंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी बेबल ऑर्गेनाइजेशन की कमांडर फुजिको भी वहां पर पहुंच गई और उसने एंडी को बताया कि लड़ाई के दौरान वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था वो कोई आम टेक्निक नहीं बल्कि यूएस आर्मी की टेक्निक थी। अब यह बात सुनकर पहले तो एंडी काफी हैरान था, पर तभी मीना मातो ने उसे बताया कि उनका एक आदमी अभी भी ओजरी का ध्यान रख रहा है, तो इसलिए उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद मीना मतो ने एंडी को बताया कि असल में बैबल चाहती थी कि एंडी पेंड्रा को अंदर से खत्म करने में उनकी मदद करे। जिस पर एंडी ने हंसकर जवाब दिया कि अगर वह यह बात हब्बू को बता देगा तो उसका ज्यादा फायदा है और वह आसानी से पेंड्रा में सभी का भरोसा जीत सकता है। जिस पर फुजिको ने उसे याद दिलाया कि इस चीज से हब्बू को यह भी पता चल जाएगा कि उनके बीच एक अमेरिकन जासूस मौजूद है। लेकिन अभी तक एंडी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बेबल को पंडा में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जिस पर मीनामतो ने उसे बताया कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी देश एस्पर्स की फौज तैयार करने में लगे हुए थे, जिनमें से एक देश जापान भी था। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जापान के एक एस्पर हब्बू को उसके सीनियर्स ने धोखा दे दिया था, जिसके बाद हब्बू ने एक बागी का रूप ले लिया और उसने एक एक करके सभी दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि वह बेबल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखने वाले सदस्यों को भी मार चुका था, जिनका उद्देश्य सिर्फ एस्पर्स की मदद करना था। एंडी को इस कहानी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन फुजिको का कहना था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही सच था। इसके बावजूद भी मीनामतो ने एंडी को इस बारे में सोचने के लिए टाइम लेने को कहा। उधर जब हब्बू ने अपने टेस्ट रिजल्ट्स देखे तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। इधर सर का शो खत्म हो चुका था और अब ओजरी एंडी को ढूंढ रही थी। पर तभी उसकी नजर वहीं पास में रो रहे बच्चे पर पड़ी और जब उसने पास जाकर उस बच्चे से बात करी तो उसे पता चला कि वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और इसीलिए उजरी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। जिसके बाद उसने उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद करी और अपनी शक्तियों की मदद से उस बच्चे के माता पिता को ढूंढ लिया। पर जब वो उनके पास पहुंचे तो उस बच्चे ने उजरी की शक्तियों के बारे में अपने माता पिता को बता दिया और यह बात सुनते ही उस बच्चे के पिता को उजरी के एस्पर होने का शक हुआ और वो लोग तुरंत ही वहां से निकल गए। पर उनके जाने के बाद सभी लोग उजरी को घूरते हुए उसके बारे में ही बातें कर रहे थे और जल्द ही उन लोगों ने उजरी को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। पर सिक्योरिटी के वहां आते ही उजरी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सभी लोगों को भ्रम में डाल दिया। अब यह बात जल्द ही मीनामतो और एंडी के पास तक भी पहुंच गई और वह दोनों तुरंत ही ओजरी को बचाने के लिए पहुंच गए। लेकिन ओजरी के पास पहुंचते ही एंडी ने अपने लॉकेट की मदद से उसे शांत कर दिया। पर तब तक ओजरी की शक्ति को महसूस करके बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद वह सभी लोग वहां से निकल गए। वापस जहाज पर पहुंचकर एंडी ने ममीचो से पूछा कि आखिर वह सभी लोग बार बार एक दूसरे को परिवार क्यों बोलते हैं। जिस पर ममीचो ने उसे बताया कि जब वह छोटी थी तो उसका देश एक सिविल वॉर से गुजर रहा था जिसमें उसने अपने सभी लोगों को खो दिया। जिसके बाद हब्बू ने उससे कहा कि क्या वह जानता है कि एस्पर होने की वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ा था, लेकिन अब वो उसके परिवार का हिस्सा बन गई है और वह हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अब ममीचो ने साथ ही एंडी को यह भी बताया कि हब्बू सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि ऐसे ही कई सारे एस्पर्स की मदद करता है, क्योंकि वो एस्पर्स के लिए एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता है जहां सभी लोग शांति से अपनी जिंदगी गुजार सके। उसी वक्त एक लड़की केक लेकर आई और उसने सभी को जल्दी से केक काटने के लिए बुलाया। अरे आओ ना, जल्दी जल्दी केक काटते हैं। और जब एंडी ने पास जाकर देखा तो केक पर हबू की फोटो बनी हुई थी और जब उसने इस बारे में ममीचो से पूछा तो उसने बताया कि असल में आज हबू का जन्मदिन है। अब यह सुनकर एंडी काफी शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो कोई तोहफा ही नहीं लाया था। जिस पर ममीचो ने उसे इस साल के लिए माफ करते हुए कहा कि अगली बार उसका तोहफा लाना जरूरी है, ध्यान रखना। पर यह अगला साल सुनते ही हबू के दिमाग में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स घूमने लग गई और वो ये बात अच्छे से जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी शाम जब एंडी कमांडर को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गया तो उसके कमांडर ने उसे बताया कि उसका मिशन अब पूरा हो चुका है, क्योंकि अब जापान ने उनके साथ हाथ मिला लिया है और अब एंडी को जल्द से जल्द शिप के कंट्रोल सिस्टम पर काबू पाकर अपने कमांडर को खबर देनी थी और इसके लिए उसे जितनी जल्दी हो सके प्लान बनाना पड़ेगा। उधर पंडा के सभी सदस्य अपने अगले मिशन का प्लान बना रहे थे जिसमें वो नई टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस चुराने वाले थे, जिनका यूज वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी शक्तियों को रोकने के लिए करते थे। जिस पर मजई का कहना था कि उन्हें इन डिवाइसेस को सही सलामत लाना है ताकि वह लोग इनकी जांच कर सके। वहीं दूसरी तरफ एंडी अकेला बैठकर यह सोच रहा था कि अगर वह अपने मिशन में कामयाब हो गया तो जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद वह बार में ममीचो के बगल में जाकर बैठ गया और कुछ देर बाद उसने ममीचो से पूछा कि आखिर बैबल ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है। साथ ही एंडी ने यह भी बताया कि वो ये बात जानता है कि हबू भी पहले बैबल के लिए ही काम करता था,
पर ममीचो ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे सीधा हबू से बात करने को कहा। तभी उजरी भी वहां पर आ गई और उसने एंडी से कहानी सुनाने की जिद करी, जिसके बाद एंडी उसे कहानी सुनाने के लिए चला गया। और जब वो आखिरकार उजरी को सुलाने के बाद कमरे से जाने लगा तो हेमस्टर ने उसे किताब को वापस लाइब्रेरी में रखने को कहा। जब एंडी लाइब्रेरी में गया तो उसने कुछ किताबें टटोलना शुरू कर दी, जिस दौरान उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। और एंडी ने एक झलक में ही उस तस्वीर में हब्बू को पहचान लिया, जो बैबल के अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ था। पर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो कोने में छुप गया। और अगले ही सेकंड हब्बू लाइब्रेरी के अंदर आया और उसने किताब खोली, जिसमें से अत्सुमी नाम की एक पुरानी सोल्जर की आत्मा निकलकर हब्बू के सामने खड़ी हो गई। अत्सुमी इतने समय बाद हब्बू से मिलकर काफी खुश थी, पर उसके हाथ में मौजूद किताब पर लगे खून के धब्बों को देखते ही वो समझ गई कि वो पहले ही मर चुकी है। और इसीलिए उसने हब्बू से अपने बाकी साथियों के बारे में पूछा, पर हब्बू ने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए सीधा उसके हाथ में जहाज की तस्वीर पकड़ाई और उससे जहाज के बारे में और जानकारी मांगी। तस्वीर को देखने के बाद अत्सुमी ने बताया कि यह जहाज एक कमांडर हर्षिगो के दिमाग की ताकत से चलता है और उसका दिमाग ही जहाज को बार बार गायब होने की शक्ति देता है। अब यह बात सुनते ही हब्बू ने इतने सालों से लगातार साथ देने के लिए ये हराशिगो का धन्यवाद किया। जिसके बाद उसने अत्सुमी से कहा कि अगर आने वाले समय में उसे कुछ हो गया तो अत्सुमी को ही इस जहाज की देखभाल करनी होगी, क्योंकि आज तक इस जहाज की रक्षा सिर्फ मरे हुए लोग करते आ रहे हैं। इसके बाद उसने अपने माथे पर लगी गोली का निशान दिखाते हुए अत्सुमी से कहा कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है और वह किसी भी हाल में आखिरी सांस तक एस्पर्स के हक के लिए लड़ेगा। पर तभी अत्सुमी को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही उस तरफ हमला कर दिया, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। और तभी हब्बू की नजर जमीन पर गिरे हुए लॉकेट पर पड़ी, जिसे वह तुरंत ही पहचान गया। अगली सुबह हब्बू ने एंडी को चैन वापस करते हुए हमेशा उसे पहनकर रखने को कहा, जिस पर एंडी ने उससे एक सवाल करने की इजाजत मांगी। और इजाजत मिलते ही एंडी ने पूछा कि क्या स्पर्स के लिए एक दुनिया बसाने के लिए आम इंसानों को मारना जरूरी है? जिस पर हब्बू ने उससे उल्टा सवाल पूछा कि अगर यही सच हुआ तो आखिर तुम किसकी तरफ होगे? और यह कहते ही हब्बू वहां से निकल गया। उसी शाम एंडी अपनी बंदूक तैयार कर रहा था, पर इस बार उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उसे अपनी ट्रेनिंग का समय याद आ गया। इसके बाद उसने अपने कमांडर से बात करी, जहां उसने बताया कि वो लोग जहाज के कोर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए उसने अगले दिन सभी सोल्जर्स को तैयार रहने को कहा। जिस पर कमांडर ने उससे प्लान के बारे में और पूछा, जिस पर एंडी ने बताया कि वो हब्बू और बाकी लोगों की जानकारी बैबल को लीक कर देगा, ताकि वो लोग हब्बू और बाकी लोगों को बिजी रख सके, पर वो रानी के बारे में उन्हें नहीं बता सकते ताकि रानी वहां पर ना आ जाए। एंडी के प्लान बताने के कुछ ही देर बाद सारी जानकारी बैबल तक भी पहुंच गई, जिसमें रानी को ना भेजने के आदेश भी थे। पर मीनामतो को इस प्लान पर कोई खास भरोसा नहीं था और वह यह भी अच्छे से जानता था कि यह उनके पास आखिरी मौका है। तभी मीनामतो और सकाकी की नजर पास में खड़ी रानी की ओरों पर पड़ी, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और अब वो भी इस मिशन पर साथ जाना चाहती थी। लेकिन बीना मौतों ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। अगली सुबह पेंड्रा ने अपने काम अपने प्लान के हिसाब से ही शुरू किए, पर जैसे ही उन्होंने सामान लूटने के लिए ट्रक को रोका, तो तभी अचानक उन्हें अपने ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, जिनमें एंटी एस्पर्स वेपन्स के साथ साथ मीना मतो भी उन पर बंदूक तान कर बैठा था। इतनी तैयारी देखते ही हबू समझ गया कि बेबल को उनके प्लान के बारे में सारी जानकारी है और इसीलिए वो यह काम मजाई पर छोड़कर वापस जहाज के लिए निकल गया। इधर एंडी चुपचाप वहां से निकलकर तेजी से जहाज की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही हबू जहाज के लिए निकला तो रानी की योरो ने उसे रोक लिया। और रानी का कहना था कि हबू एस्पर होने के बावजूद भी बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर वह पीछे नहीं हटा तो पूरा जहाज डूब जाएगा। पर हबू का कहना था कि वह अपने साथियों को ऐसे नहीं मरने देगा। इसके बाद जैसे ही उसने रानी को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो तभी उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उसी वक्त ओड ने भी उस पर हमला कर दिया। पर इसके बावजूद भी हबू ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया और अपना टैग घुमाकर किरो पर वापस हमला कर दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद उसने किरो को एक छत पर आराम से लेटाकर अपने गले पर लगे टैग को वापस से बंद कर दिया, पर इस वक्त भी उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था।
उधर एंडी किसी तरह से बचते बचते शिप के कंट्रोल रूम तक पहुंच ही गया, जहां कमांडर हराशिगो का दिमाग रखा हुआ था। इसके बाद उसने अपने कमांडर को जल्द से जल्द सिपाहियों को भेजने के लिए कहा, क्योंकि बेबल ज्यादा देर तक बनरा को नहीं रोक सकती। साथ ही उसने जहाज पर मौजूद किसी भी बच्चे को चोट ना पहुंचाने के लिए भी कहा। इसके बाद वह मेन कोर की तरफ बढ़ा, पर तभी उसे अपने पीछे से हब्बू की आवाज सुनाई दी, जो उसे सीक्रेट एजेंट एंडी बुला रहा था। साथ ही उसने कहा कि वह किसी को भी जहाज का कोड बर्बाद नहीं करने देगा। इधर एंडी ये देखकर हैरान था कि हब्बू को उसकी असलियत पता थी, जिस पर हब्बू ने उसे बताया कि वह यह बात काफी समय से जानता है, क्योंकि एंडी के लड़ने की सारी टैक्स यूएस आर्मी की थी, पर अब उसे एंडी को सफाई देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अब वो भी ठीक उसकी तरह ही मरने वाला था। यह बात बोलते ही हब्बू को अपना बीता हुआ कल दिखाई देने लगा। असल में हब्बू के बचपन के दौरान सभी देशों के बीच लड़ाई चल रही थी, और इसीलिए उसके परिवार ने जापान में शिफ्ट होने का फैसला किया, क्योंकि वह काफी सुरक्षित था, और साथ ही उसके पिता भी जापान से थे। और जापान पहुंचते ही हब्बू की मुलाकात अपने पिता की एक पुरानी दोस्त और फुजिको से हुई, जो खुद एक एस्पर थी, और वह हब्बू को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उस दिन के बाद से हब्बू ने फुजिको के साथ ही रहना शुरू कर दिया। और एक दिन जब हब्बू अपने पिता को लेटर लिख रहा था, तो तभी फुजिको ने वो लेटर छीन लिया। पर इससे पहले कि वो लेटर पढ़ पाती, हब्बू ने अपनी शक्ति से वो लेटर वापस ले लिया। और यह देखकर फुजिको काफी ज्यादा हैरान थी। तभी जापानीज आर्मी के दो आदमी सतोमी और इत्सुकी भी वहां पर पहुंच गए, और सतोमी ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग एस्पर्स की शक्तियों का इस्तेमाल जब जापान के फायदे के लिए करना चाहते हैं, और अगर वह दोनों उनका साथ देंगे तो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। असल में जापानीज आर्मी एक खास यूनिट बना रही थी, जिसमें सिर्फ एस्पर्स ही होने वाले थे। पर फुजिको को सेतोमी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, और उसके मुताबिक वो लोग एस्पर्स का इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई जीतने के लिए करना चाहते हैं। जिस पर सतोमी ने उन्हें आराम से वक्त लेकर सोचने को कहा, और साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि आर्मी उन लोगों का इस्तेमाल खतरनाक मिशंस में नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग बस दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि एस्पर्स भी इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं। अब फुजिको को उसकी बातों में सच्चाई नहीं दिखी, और वह हब्बू को लेकर चुपचाप चली गई। पर इसी बीच हब्बू का वो लेटर सुम के हाथ लग गया, और उसने जल्द से उसमें लिखी बातें पढ़कर उसे हब्बू को वापस कर दिया। जिसके बाद उसने कहा कि शायद हब्बू उन्हें नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि उस लेटर को पढ़कर सुम समझ गई थी कि हब्बू के पिता हमेशा से ही यह चाहते थे कि हब्बू की शक्तियों का राज किसी को भी ना पता चले, ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। पर वहां सबातोमी का मानना था कि वो लोग हब्बू और फुजी का इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो दोनों सबसे ताकतवर एस्पर्स में से थे। उसी रात बिस्तर पर लेटकर हब्बू के दिमाग में सिर्फ सबातोमी की ही बातें चल रही थी, और अब उसे लग रहा था कि अगर लोग उसे एक आम नागरिक और सिपाही की तरह अपना लेंगे, तो वह आर्मी के लिए काम करने को तैयार हो जाएगा, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। उधर फुजिको के दिमाग में भी यही बात चल रही थी, और अगली सुबह उन दोनों ने सबातोमी के पास जाने का फैसला किया। इसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी करके फौज में उनकी एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, जिसके बाद सभी लोग उन्हें सुपर हीरो सोल्जर्स के नाम से जानने लगे थे। और साथ ही उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई। पर उस मूवी में उन लोगों का काफी मजाक उड़ाया था, जो फुजिको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर हबू उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, और जब उसने सुम से पूछा तो उसे पता चला कि हबू किसी काम से बाहर गया है। उधर हबू एक दुकान पर अपनी घड़ी सही करवा रहा था, और जैसे ही दुकानदार ने उसे उसकी घड़ी वापस पकड़ाई, तो हबू पूरी रफ्तार से भागते हुए वहां से निकल गया, और थोड़ी दूर चलते ही उसकी टक्कर एक पुलिस वाले से हो गई, जिसे हबू के कपड़े कुछ खास पसंद नहीं आए, और उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी फुजिको भी वहां पर पहुंच गई, और उसने पुलिस वाले से बहसना शुरू कर दिया। और उनकी यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फुजिक ने उस पुलिस वाले को नॉकआउट ही कर दिया। अब यह खबर जल्द ही आर्मी हेडक्वार्टर्स तक भी पहुंच गई, जिसके बाद आर्मी ने एस्पर्स की पूरी टीम को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। पर इस सब से फुजी को काफी उदास और मायूस हो गई थी, और उसके इसी बर्ताव को देखकर उसके एक साथी ने उसे समझाया कि वो लोग यहाँ पर आर्मी का हिस्सा बनने नहीं आए थे, बल्कि वो लोग यहाँ सिर्फ अपनी एक पहचान बनाने आए हैं। और साथ ही वो सब ये चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान एस्पर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पर उन सभी को यह विश्वास था कि सतोमी जल्द ही उनके लिए कोई ना कोई रास्ता तो खोज ही लेगा।
उधर सतोमी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के सामने खड़ा हुआ था जो उसे एस्पर्स की गलती के लिए डांट रहे थे कि तभी सतोमी ने जवाब दिया कि वो लोग एस्पर्स को आर्मी के रूल्स के साथ बांधकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एस्पर्स कोई मामूली इंसान नहीं है। और यहाँ तक कि सबातोमी का यह भी मानना था कि एस्पर्स की सिर्फ एक यूनिट किसी भी फौज को पूरी तरह से खत्म करने के काबिल है। साथ ही उसका कहना था कि सभी देश एस्पर्स की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर जापान ने भी यही किया तो वो लोग जंग बड़ी ही आसानी से हार जाएंगे। पर ऑफिसर्स के चेहरे पर अभी भी सिर्फ नाराजगी ही थी, और इसीलिए सबातोमी ने उनसे एस्पर्स के लिए एक और मौका मांगना शुरू कर दिया। पर वो यह मौका मांगना नहीं बल्कि जीतना चाहता था। इसीलिए उसने एस्पर्स के लिए एक चैलेंज करवाने की बात करी, और अगर एस्पर्स इस चैलेंज में हार गए तो उनकी पूरी यूनिट खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो जीत गए तो उन्हें सबसे ताकतवर यूनिट का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद सबातोमी ने वापस कैंप में आकर सभी लोगों को इस चैलेंज के बारे में बताया। साथ ही उसने यह भी बताया कि यह चैलेंज हवा में होने वाला है, जिसमें वो लोग नकली गोलियों का भी इस्तेमाल करेंगे। यह सुनते ही फुजिको ने चैलेंज में हिस्सा लेने की बात करी, क्योंकि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। पर सबातोमी ने इस चैलेंज के लिए हब्बू को चुना, और उसी दिन से हब्बू की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो गई। फिर कई दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार चैलेंज का दिन आ ही गया था। और चैलेंज शुरू होते ही जैसे ही पायलट ने अपना प्लेन उड़ाया, तो कुछ ही मिनट बाद फुजीको और उसके साथी ने उस प्लेन के पीछे उड़ना शुरू कर दिया। और वो लोग अब अपनी बातों से पायलट को परेशान कर रहे थे। पर तभी पायलट ने अपना ध्यान एक बार फिर हब्बू की तरफ किया, और वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगा। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एस्पर्स बिना जहाज के उड़ कैसे सकते हैं, और इसीलिए उसने हब्बू को हराकर सभी एस्पर्स को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उधर हब्बू पूरी रफ्तार से उड़ रहा था, और पायलट भी ठीक उसी के पीछे था। तभी हब्बू को याद आया कि उसके साथी ने ट्रेनिंग के दौरान उसे बताया था कि उसकी ताकत स्पीड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होगी, कि वो कितनी तेजी से आसमान में घूमकर पायलट को गोली मार सकता है। इधर जैसे ही हब्बू ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, तो तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब सी ताकत उसके पैर जकड़ रही है। उधर सबातोमी और बाकी ऑफिसर्स एक जहाज से पूरा चैलेंज देख रहे थे, और उन सभी को लग रहा था कि सबातोमी ने इस चैलेंज के लिए हब्बू जैसे एक बच्चे को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर सबातोमी का कहना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एस्पर्स पर लगाई है, तो उसने हब्बू को कुछ सोच समझकर ही चुना होगा। उसका कहना था कि जितना प्रेशर हब्बू के ऊपर बढ़ेगा, वो उतना ही बेहतर होता जाएगा। उधर हब्बू को एक अजीब सी शक्ति जकड़ते ही जा रही थी, और अब उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी कि कभी भी फौज का साथ मत देना, और अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल फौज के लिए किया तो तुम बस एक कठपुतली बनकर रह जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ के साथ हुआ था, क्योंकि वह इंसानों की मदद करना चाहती थी, और इसके बदले में फौज उसके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करती जा रही थी। पर तभी वह अजीब सी शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। हबू की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पर वह जानता था कि उसे गोली चलाने के लिए समय चाहिए, और इसीलिए वह तेजी से जाकर जहाज के सामने खड़ा हो गया, और मौका मिलते ही उसने गोली चलाकर यह चैलेंज जीत लिया। अभी सब लोग खुश हो ही रहे थे कि तभी एक सिपाही ने सतोमी को बताया कि कुछ अनजान सबमरीन उनके पानी के एरिया में घूम रही है, और यह पता चलते ही सतोमी ने तुरंत ही हब्बू को इसकी जांच करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उनकी पूरी टीम तुरंत ही सबमरीन की तरफ बढ़ने लगी। पर तभी उस सबमरीन ने उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, और उसी वक्त सतोमी ने उन्हें बताया कि असल में यह सबमरीन एक अमेरिकन सबमरीन थी। उसी वक्त हबू को पानी के अंदर 3 डॉल्फिन्स दिखाई दी, जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। ये कोई आम डॉल्फिन्स नहीं बल्कि एस्पर्स ही थी, जो उनकी मदद करने के लिए आई थी। पर तभी उस सबमरीन ने डॉल्फिन्स के ऊपर मिसाइल छोड़ दी, जिसमें से एक डॉल्फिन की तो मौत हो गई, और बाकी दो अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगी। हबू के एक साथी ने एक मिसाइल को तो रोक दिया था, पर अभी भी एक मिसाइल उन डॉल्फिन्स का पीछा कर रही थी, जिसे रोकने के लिए हबू प्लेन की मदद से पूरी रफ्तार से उड़कर पानी के अंदर चला गया, जहां उसने मिसाइल को सामने खड़े होकर रोक दिया। फिर सबमरीन को अपने कब्जे में लेने के बाद हब्बू और उसके साथी वापस अपने जहाज पर आ गए, जहां सतोमी उनका इंतजार कर रहा था। और इधर हब्बू इस बात से खुश था कि उसके पास सतोमी जैसा गुरु है, और उसने अब अपनी पूरी जिंदगी सतोमी के हिसाब से ही जीने का फैसला किया। पर अगले कुछ दिनों में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक पंप गिरा दिया, जिसके चलते चारों तरफ तबाही का मंजर था,
और इसी बीच जब हबू अपने गुरु सतोमी से मिलने के लिए पहुंचा तो उसके अंदर अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। पर वहीं सतोमी ने सरेंडर करने के फैसले को सही मान लिया था, क्योंकि अब उनके देश के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके ज्यादातर सैनिक डेड हो चुके थे और हबू को छोड़कर बाकी एस्पर्स भी जख्मी थे। पर इधर हबू अकेले लड़ने को भी तैयार था, जिस पर सतोमी ने उसे समझाया कि कई बार हार मानकर खुद को और ताकतवर बनाने में ही समझदारी होती है। और अपनी यह बात कहते हुए सतोमी ने उसे एक खास डिवाइस दिखाया, जिससे वो एस्पर डॉल्फिन के दिमाग की मदद से भविष्य देख सकता है। और उसने इस मशीन की मदद से देखा था कि आने वाले समय में एस्पर्स काफी तेजी से बढ़ने वाले थे और हबू का लीडर बनकर सभी इंसानों को खत्म कर देगा। और यह बात कहते ही सतोमी ने अपनी बंदूक हबू के ऊपर तानकर सीधा उसके माथे पर गोली चला दी। और जैसे ही हबू गोली खाकर नीचे गिरा, तो सतोमी ने उसे बताया कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर एस्पर है और इसीलिए सतोमी बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और उसके अलावा हब्बू की शक्तियों पर काबू करे। और साथ ही वह हब्बू को इंसानों को खत्म करने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद एक इंसान है। इधर हब्बू को अपने शहीद हुए दोस्तों की शक्ल याद आ रही थी और तभी उसने देखा कि सतोमी उसके ऊपर खड़ा हुआ था और उसने एक और गोली सीधा उसके माथे पर मार दी। पर कुछ ही देर बाद हबू वापस खड़ा हो गया और इससे पहले कि सतोमी कुछ कर पाता, तभी हबू ने अपनी शक्ति से उसे खत्म कर दिया और साथ ही उसने कसम खाई कि वह किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगा। उधर प्रेजेंट समय में यूएस आर्मी ने पंडरा के जहाज को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था और इधर हबू लगातार एंडी पर हमला कर रहा था, जिसे वह चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। जिस पर हबू ने उसे बताया कि वह किसी भी शक्ति को रोक सकता है, पर एक्टिव मोशन को नहीं, जिसके चलते वो जमीन पर गिर गया। पर अगले ही सेकंड एंडी ने वापस खड़े होकर हब्बू के ऊपर बंदूक तानी और जब हब्बू ने उससे पूछा कि आखिर उसने गोली क्यों नहीं चलाई, तो एंडी ने जवाब दिया कि उसका मिशन सिर्फ इस डिवाइस को ले जाना था, ना कि किसी की जान लेना। और तभी एंडी ने हब्बू के ऊपर बंदूक फेंक कर तुरंत उस डिवाइस को बंद कर दिया, जिसके बाद जहाज एक बार फिर से सबके सामने आ गया। और जहाज के दिखते ही यूएस आर्मी ने तुरंत ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया और कुछ ही देर में जहाज के सभी स्पीकर्स को हैक करके यूएस आर्मी ने लगातार सबको सरेंडर करने की चेतावनी देना शुरू कर दी। और अब वह उस आवाज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था। उधर एंडी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लाख बार मना करने के बावजूद भी यूएस आर्मी ने जहाज पर डायरेक्ट हमला क्यों किया। अब इधर हबू एंडी को वहीं पर छोड़कर सीधा उस ड्रोन के सामने खड़ा हो गया और अब वह किसी भी हाल में उस आवाज तक पहुंचना चाहता था। अगले ही पल कुछ यूएस सोल्जर्स ने तेजी से जहाज में घुसकर बच्चों को कैद करना शुरू कर दिया और जब एक लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने एंटी एस्पर मशीन से उसे भी कैद कर लिया। पंडरा के बाकी सदस्य जानते थे कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसीलिए वो चुपचाप कोने में छुपे हुए थे। पर तभी उन्होंने देखा कि किसी आदमी ने एंटी एस्पर ड्रोन को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वह तुरंत ही सोल्जर्स का सामना करने के लिए चले गए। पर तभी मीनामोतो मजई के सामने खड़ा हो गया और उसके मुताबिक ये लड़ाई करने का समय बिल्कुल नहीं था। इसके बाद उसने मजई को एक वीडियो दिखाई, जहां यूएस आर्मी चारों तरफ से जहाज को तबाह करने में लगी हुई थी। और अब मीनामतो का कहना था कि बैबल ने इस चीज को पहले ही भांप लिया था और अभी उनके लिए सबसे जरूरी जहाज को बचाना था। साथ ही मीनामोतो ने मजाई से यह वादा भी मांगा कि उन्हें किसी भी हाल में हबू को भी बचाना होगा, जिसके बाद वह सभी लोग हबू और जहाज को बचाने के लिए निकल गए। उधर यूएस फोर्सेस एनडी तक पहुंच चुकी थी और तभी एनडी ने अपने कमांडर को फोन करके पूछा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक उन्हें किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना था। पर उसके इस सवाल का सामने से कोई जवाब नहीं आया और तब तक सोल्जर्स उस डिवाइस को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। उधर मजई लगातार सभी बच्चों को बचाने में लगा हुआ था, पर तभी एनडी के कमांडर को उजरी मिल गई, जो उस वक्त सीढ़ियों के नीचे छिपी हुई थी और उन्होंने उजरी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उधर मजई और उसके साथ ही सभी बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे और इधर यूएस आर्मी ने उजरी को कैद करके उसके गले में एक सील लगा दी थी, लेकिन तब तक एनडी भी ऊपर पहुंच गया और जैसे ही उसने अपने कमांडर के पीछे उजरी को देखा, तो उसने तुरंत ही अपने कमांडर से पूछा कि यह सब तो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। जिस पर कमांडर का कहना था कि कोई भी एस्पर्स बिना निगरानी के रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी भी राक्षस बनकर इंसानियत को तबाह कर सकते हैं।
पर एंडी उसकी इन बातों से सहमत नहीं था और उसने तुरंत ही एक सोल्जर को मुक्का मारकर उसकी बंदूक छीनकर अपने कमांडर पर तान दी। जिसके बाद कमांडर का कहना था कि एंडी ने उन्हें धोखा दिया है और अब उसे भी बाकी एस्पर्स की तरह जीना होगा। और फिर कमांडर ने यह बात कहते ही एंडी पर गोली चला दी, जिसके बाद कमांडर ओजरी को लेकर वहां से निकल गया। उधर हबू जब सभी ड्रोसते करके पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उनका जहाज तो जल रहा है, जिस पर अभी भी बच्चे मौजूद थे। पर जैसे ही हबू उन बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी छाती में अजीब सा दर्द हुआ और तभी उसकी नजर मजई पर पड़ी जो अभी भी बच्चों को बचा रहा था। लेकिन इधर हबू की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी और तभी मजई ने उसे कॉलर से पकड़कर याद दिलाया कि उसे किसी भी हाल में लड़ना ही होगा, क्योंकि वो उन सबका लीडर है। लीडर तभी हबू ने मजई को सब कुछ संभालने को कहा, क्योंकि उसे अभी एक और काम पूरा करना था। जिसके बाद उसने अपने लॉकेट को घुमाया और ड्रोन फायर करने वाली सबमरीन पर हमला कर दिया। और उस वक्त वह सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर ये आवाज उसी आदमी की है तो इस बार मैं उसे अपने दोस्तों को नहीं मारने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए उसे पूरी इंसानियत को खत्म क्यों ना करना पड़े। उधर सभी लोग सही सलामत जहाज से निकल गए थे, लेकिन अब उस जहाज पर सिर्फ एंडी ही बचा हुआ था। और जब एंडी को वापस होश आया तो उसने देखा कि कमांडर की चलाई गोली हबू के लॉकेट पर लगी, जिससे उसकी जान बच गई। अभी उसकी नजर आसमान में लड़ रहे हबू पर पड़ी, जो काफी ज्यादा थक चुका था और अब धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। और यह देखते ही एंडी तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गया, जिसके तुरंत बाद वो जहाज एक धमाके में तबाह हो गया। पानी में गिरते ही हबू को अपने पिता की बातें याद आने लग गई, पर उसी वक्त उसने देखा कि एंडी और फुजीको उसे बचा रहे थे। कुछ दिनों बाद मीनामोतो कुछ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग में था, जहां उन्हें अमेरिका से इस हादसे को मीडिया से छुपाने का आदेश मिला था। जिस पर मीनामोतो ने उन्हें बेबल की प्रेसिडेंट फुजिको की एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें फुजिको ने सभी लोगों को बेबल के काम से दूर रहने को कहा। उधर सकाकी और फुजिको लगातार हब्बू की तबीयत की जांच कर रहे थे। कुछ समय बाद जब हब्बू को होश आया तो उसने फुजिको का धन्यवाद किया, जिस पर फुजिको ने उसको बताया कि असल में उसकी जान उसने नहीं बचाई, बल्कि एंडी ने बचाई है। और यह कहते ही उसने हब्बू को एंडी का लॉकेट दिखाया, जिसे देखते ही हब्बू ने एंडी से मिलने की इच्छा जाहिर करी। जिस पर फुजिको ने उससे कई सारे सवाल पूछना शुरू कर दिए। भाई क्यों मिलना है? पर हब्बू को इन सवालों के जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अब उसके और फुजिको के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। उधर एंडी बेबल ऑर्गेनाइजेशन के अस्पताल में दाखिल था, जहां उन्हें उसके दिमाग में एक चिप मिली, जिसके जरिए वह अपने कमांडर से बात करता था। और उस चिप को तबाह करने के बाद अब एंडी का अपने कमांडर से कोई रिश्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद होश में आते ही एंडी ने हबू के बारे में पूछा, हबू कहाँ है? जिस पर डॉक्टर्स ने उसे सावधान किया कि वो हबू से दूर ही रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि हबू उसे माफ नहीं करने वाला। पर तभी रानी की एक फॉलोअर ने डॉक्टर को एक मशीन से जकड़कर हबू का पता लगा लिया, जिसके बाद एंडी को लेकर तुरंत हबू से मिलने के लिए निकल गए। पर थोड़ी देर बाद उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया, जिस दौरान एंडी ने कियो से पूछा कि आखिर वह हबू के लिए क्यों काम करती थी। जिस पर कियो ने जवाब दिया कि असल में हबू ने बचपन से ही उनका बहुत ध्यान रखा था और उसने कभी भी किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं किया, ताकि उसके साथियों की जान पर कोई भी खतरा ना आए। लेकिन अभी भी एंडी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियो भविष्य में एस्पर्स की रानी बनकर इंसानों के खिलाफ क्यों लड़ने वाली थी। जिस पर कियो ने उसे बताया कि असल में उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह बस हब्बू का साथ इसलिए दे रही थी ताकि वो और मीना मोतो आपस में ना लड़े। पर अभी तक वो ये नहीं समझ पाई थी कि आखिर इंसान और एस्पर्स एक साथ क्यों नहीं रह सकते। उधर पेंड्रा के सभी सदस्य इकट्ठे हुए, जहां मजई ने उनके सामने एक पेन ड्राइव रखी, जिसमें काफी जरूरी जानकारी थी। और उस पेन ड्राइव को खोलने के बाद उन्होंने देखा कि अमेरिकन आर्मी उजरी को अपने साथ एक एयर बेस में ले गई थी। पर वो सभी लोग यह देखकर खुश थे कि उजरी अभी भी सही सलामत है। लेकिन तभी हैमस्टर ने उन्हें दोबारा याद दिलाया कि इस सब के पीछे एंडी की गलती है। जिस पर मजई ने उन सभी को आश्वासन दिया कि वह उजरी को बचा लेंगे। उधर साकाकी काफी अच्छे से हब्बू का ध्यान रख रहा था कि तभी एंडी और किरो भी वहां पर पहुंच गए। अब एंडी को देखते ही हब्बू ने उससे पूछा कि क्या वह उस आदमी से कभी मिला था, जिसकी आवाज उसने जहाज पर सुनी थी। जिस पर एंडी ने हामी भरते हुए उसे बताया कि वह सिर्फ एक ही बार उससे मिला था, जब वो उसके कमांडर के साथ उससे मिलने आया था।
असल में वो आदमी एस्पर्स के खिलाफ काम कर रही ऑर्गेनाइजेशंस का लीडर था। साथ ही एंडी ने बताया कि उस आदमी ने उससे काफी अच्छी बातें भी कही और वो आदमी एंडी की शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करना चाहता था। ये बात सुनते ही हब्बू ने तुरंत एंडी को कॉलर से पकड़कर उस आदमी का नाम पूछा। उस आदमी का नाम क्या है, जिस पर एंडी ने बताया कि उसे उस आदमी का नाम तो नहीं पता, पर वो आदमी जापानीज है, ये जरूर पता है, और उस आदमी ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। अब यह बात सुनकर फुजिको को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आदमी अभी तक जिंदा था। पर इधर हबू काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसी गुस्से के चलते उसके शरीर से काफी ज्यादा शक्तियां निकल गईं, जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गया। उधर जब मीना मोतो ने सकाकी से हबू की तबीयत के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि शायद हबू जल्दी मर जाएगा। उधर एंडी फुजीको से हबू की कहानी सुन रहा था, जहां उसे पता चला कि सतोमी ने ही हबू को गोली मारी थी। पर इसके बावजूद भी हबू अपने बदला लेने की शक्ति के बदौलत वापस से जिंदा हो गया था। साथ ही उसने बताया कि उसे और हबू दोनों को ही उन लोगों से धोखे मिले थे जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। जिसके बाद उसने बताया कि लड़ाई खत्म होने के बाद उसके ज्यादा साथी मारे जा चुके थे, पर वह किसी तरह से जिंदा बच गई थी। और फिर उसके बाद उसने बेबल की स्थापना करी, और जिन भी बेबल सदस्यों की हत्या हब्बू ने करी थी, वो सभी उसकी पुरानी आर्मी टीम का हिस्सा थे। पर एंडी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर फुजिको ने उसी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया जिसने उसके दोस्तों को धोखा दिया था। जिस पर फुजिको ने बताया कि यह सब उसके बीते हुए कल का हिस्सा है और वो अब यह सब छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, तो हब्बू चुपचाप तैयार होने लगा। उधर एंडी अकेले जंगल में घूमते हुए सतोमी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे बाकी लोगों की आवाज आई, जो हब्बू को ढूंढ रहे थे। हब्बू, तुम कहाँ हो? तभी कि वो जाकर हबू के सामने खड़ी हो गई ताकि उसे रोक सके। पर हबू कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था और वो वहां से निकल गया। जिसके बाद मीना मातो ने एंडी से हबू के साथ जाने को कहा। एंडी, तुम जाओ। और एंडी भी इसके लिए तैयार हो गया और तुरंत ही एक गाड़ी लेकर हब्बू के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब उसने हब्बू को साथ चलने को कहा, क्योंकि उसने भी अमेरिकन आर्मी से अपना हिसाब बराबर करना था। और यह बात सुनकर हब्बू ने उसे उसका लॉकेट पकड़ाया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ घंटों बाद जब एंडी का कमांडर वापस अपने घर आया, तो उसका स्वागत वहां बैठे हब्बू और एंडी ने किया। और एंडी ने तुरंत ही उस पर बंदूक पॉइंट कर उससे ओजरी के बारे में पूछा, पर उसने जवाब देने की बजाय एंडी के पैर के हाथ से बंदूक छीनकर अपने ऊपर गोली चला दी। पर हब्बू ने अपनी ताकत से उस गोली को हवा में ही रोक दिया, क्योंकि उसके मन में अभी भी कई सारे सवाल थे। जिसके बाद वह कमांडर उन्हें उस आदमी तक ले जाने के लिए तैयार हो गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर मिनामोतो से मिली जानकारी के बाद फुजिको को भी भरोसा हो गया था कि इस सब में सतोमी का ही हाथ था। इधर कमांडर एंडी और हबू को अपने साथ हेडक्वार्टर्स में ले गया, जहां एस्पर्स के खिलाफ किए जाने वाले सभी प्लान्स की तैयारी होती थी। और साथ ही उसने बताया कि वो लोग एस्पर्स को पकड़ने के बाद उनके ऊपर एक चिप लगा देते थे ताकि वो उनकी शक्तियों पर काबू कर सके। इसके बाद वो उन लोगों को एक कमरे में ले गया, जहां पहुंचकर उसने बताया कि उजरी कुछ दिन पहले तक इसी कमरे में कैद थी, पर फिलहाल वह कहाँ है, कैसी है, वो उसे नहीं पता। जिसके बाद हब्बू ने एक चेयर पर हाथ लगाकर इस बात की पुष्टि करी कि हाँ, उजरी यहीं पर कैद थी। पर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने हब्बू का स्वागत करते हुए कहा कि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। अब यह आवाज सुनते ही हब्बू ने पूछा कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। जिस पर उस आदमी ने बताया कि असल में उसने पावर ऑफ क्लन का इस्तेमाल किया था। पर हब्बू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अमेरिका का साथ क्यों दिया। जिस पर उस आदमी ने हबू और एंडी को एक भविष्य की तस्वीर दिखाई, जिसमें चारों तरफ तबाही मची हुई थी। और इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर रानी की योरो की भी थी। और उस आदमी के मुताबिक भविष्य में सब कुछ सही करने के लिए उन्हें आज ही भविष्य बदलना होगा। लेकिन हबू का कहना था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। और तभी अचानक एक शीशा टूटा, अटैक, और उन दोनों पर कुछ फ्लाइंग प्लेन्स ने हमला कर दिया, जिससे वह दोनों तो बचकर निकल गए, पर कमांडर वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कई सारे सैनिक भी उनके ऊपर हमला कर रहे थे। पर तभी एंडी ने एक एक करके सभी प्लेन्स को नीचे गिराना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो दोनों एक लिफ्ट में पहुंच गए, पर तभी अचानक से वो लिफ्ट बीच में ही बंद हो गई। अरे यार, सारे बुरे काम आज ही होंगे क्या? और इसके बाद हब्बू एक लोहे के टुकड़े को तलवार में बदलकर प्लेन से हो रहे हमलों का सामना करने लग गया। इसी बीच एंडी ने एक सैनिक से बंदूक छीनकर सभी प्लेन्स को गिराना शुरू कर दिया।
इसके बाद वो लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे जहां कई सारे प्लेन्स ने उनके ऊपर एक साथ हमला कर दिया। और अब हब्बू की शक्तियां भी कम होती जा रही थी। पर तभी अचानक पंडरा के बाकी सदस्य शीशा तोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने साथियों को वहां पर देखकर एंडी और हब्बू के अंदर भी उम्मीद आ गई। जिसके बाद सभी दुश्मनों को खत्म करके वो सभी लोग वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद सभी लोग नए यूएस गवर्नर की स्पीच सुन रहे थे जो एस्पर्स और इंसानों के बीच शांति बनाना चाहते थे। पर यह देखते ही हब्बू ने तुरंत ही यूएस की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। उधर यूएस में सभी लोग नए गवर्नर से खुश थे। पर इसी दौरान उजरी एक बिल्डिंग की छत पर खड़ी हुई थी और ठीक उसके पीछे फुजीको भी मौजूद थी। पर तभी उजरी ने पीछे घूमकर अपनी शक्ति से फुजीको को भरम में डाल दिया, जिसके बाद उसे अपने ही भैरूपिया दिख रहे थे। और ऐसा ही कुछ मजई और मुचो के साथ भी हुआ। उधर सतोमी एक कमरे में बैठकर सब कुछ देख रहा था और वह जानता था कि नए गवर्नर की वजह से कुछ दिनों तक शांति बनी रहेगी। और इसीलिए वह चाहता था कि आज ही के दिन अगर कोई एस्पर्स गवर्नर का कत्ल कर दे तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी और बस इसी के जरिए रानी केरो का भी अस्तित्व मिटाया जा सकता है। इधर एंडी उजनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। पर जैसे ही वो बिल्डिंग में घुसने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। ये कहाँ जा रहा है? पर तभी मीना मोतो और सकाकी ने वहां आकर उसे छुड़ा लिया। छोड़ दो इसे, ये हमारे साथ है। जिसके बाद एंडी तुरंत ही उजरी की तरफ भागा। उधर जैसे ही गवर्नर स्टेज पर चढ़ा तो उजरी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। पर ऐन वक्त पर एंडी ने उसके हमले को रोक दिया, जिसकी वजह से गवर्नर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने भी एंडी पर हमला करने की कोशिश करी, पर मीना मतो और सकाकी ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया। और तभी उजरी की शक्तियां चारों तरफ फैल गईं, जिसके चलते वहां मौजूद सभी लोग एस्पर्स को खत्म करने के नारे लगाने लगे। अब यह सब कुछ सतोमी की मर्जी से हो रहा था। पर तभी हबू भी वहां पर पहुंच गया। पर उजनी ने उसे देखते ही उस पर हमला कर दिया और हबू उसे रोकने में कामयाब हो गया। जिसके तुरंत बाद हबू को ठीक उसके जैसा दिखने वाला इंसान दिखाई दिया और वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। और इसी दौरान हबू को अपने बचपन की सभी चीजें दिखाई दे रही थी, यहाँ तक वो प्लेन भी जिससे उसने सतोमी के कहने पर लड़ाई करी थी। इसके बाद हमें दिखाई दिया कि कैसे सतोमी ने उसे गोली मारी थी। और ये देखते ही वह जमीन पर नीचे गिर गया। और जब वह वापस उठा तो उसके सामने उसका बचपन उस पर ही बंदूक तान कर खड़ा था। ये देखते ही हब्बू ने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसने अपने लॉकेट को घुमा दिया, जिसके घूमते ही चारों तरफ से इल्यूजन्स गायब होने लगी। और अब ओजरी को भी अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे हब्बू ने उसे बचाया था। और जैसे ही वह हब्बू की तरफ बढ़ी तो पूरे शहर से उसका जादू गायब होने लगा और सभी लोग वापस अपने होश में आने लगे। तभी हब्बू ने उजरी के गले पर लगे स्टिकर को मिटा दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और ठीक उसी वक्त हब्बू की शक्तियां बेकाबू हो गईं और अब वह समझ गया था कि उसका अंत आ गया है। इसीलिए उसने एंडी से उजरी को लेकर वहां से भागने को कहा, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि यही उसका अंत है। पर वो इस अंत से भी काफी खुश था, क्योंकि आखिरी सांस पर एंडी उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने हब्बू से काफी कुछ सीखा था। एंडी का कहना था कि उसने पूरी जिंदगी एस्पर्स से सिर्फ नफरत करी थी, पर जब से वह हब्बू से मिला था तब से उसे एहसास हुआ कि एस्पर्स भी तो आम इंसानों की तरह ही है, जिनमें दिल और सभी भावनाएं मौजूद होती हैं। अब एंटी धीरे धीरे हब्बू की तरफ बढ़ रहा था और तभी हब्बू ने देखा कि उजरी भी उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वह हब्बू को बचा सके। पर एंडी का कहना था कि जेल में हब्बू से मिलने की बाद से ही उसका भविष्य बदल चुका है और अब वह देखना चाहता है कि हब्बू कैसा भविष्य बनाएगा। तभी एंडी ने हब्बू के कंधे पर हाथ रखा और अपनी शक्ति से उसकी बेकाबू शक्तियों को शांत कर दिया, जिसके बाद वह खुद बेहोश हो गया। फिर अगले दिन हब्बू एक पार्क में सतोमी से मिला, जो एक बेंच पर बैठा हुआ था। और अब तक वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसके सभी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद वह खुद छिपता हुआ यहाँ से वहां फिर रहा था और अब वह चाहता था कि एंडी उसे जान से मार दे। पर हब्बू ने इसकी बजाय उसकी सारी याददाश्त मिटाकर उसे एक जिंदा लाश जैसा छोड़ दिया। उधर एंडी अब अपने नए सफर पर जाने की तैयारी में था। पर तभी हब्बू ने वहां पहुंचकर उससे पूछा कि आखिर वह जा कहाँ रहा है, जिस पर एंडी ने जवाब दिया कि वह अब अपने आप को खोजना चाहता है ताकि वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां वह सच में खुश रह सके। पर तभी हब्बू ने उसे उसका लॉकेट वापस करके पंडरा का सदस्य घोषित कर दिया